नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में। जहां पर आपको बता दें कि पहली खबर बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस को लेकर है, जहां स्थापना दिवस पर पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां के छोरे रोहित अहलावत को इंग्लैंड की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने काउंसिल के चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। तीसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सरकार की जमकर तारीफ की। और चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां चूहड़पुरकला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर एकजुट ने जानलेवा हमला कर दिया है। और इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बता दें कि आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है और ऐसे में पूरे देश भर में इसको बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा में भी इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इंग्लैंड के चुनाव में हरियाणा का छोरा जो है वो अव्वल है। हरियाणा के छोरे को टिकट दी गई है। और तीसरी खबर की बात करें तो हरियाणा में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने साफ कहा है कि स्टार्टअप से कहीं न कहीं हरियाणा के युवाओं को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रोजगार के नए अवसर जो है वो खुलेंगे। तो बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस है। बड़े आयोजन के तहत पीएम के संबोधन से लेकर देश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी हनुमान जी से प्रेरणा लेती है। 2 से 303 सांसदों पर सफर पूरा कर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। पार्टी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस से 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी ऑफिस में बीजेपी का झंडा फहराया और उसके बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले बीजेपी की 2 सीटें थी और आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश के अधिकांश प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं। लोगों ने बीजेपी की नीतियों और विचारों को पसंद किया है। ये 4 तस्वीरें जहां पर अलग अलग जगह पर किस तरीके से बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। पहली तस्वीर दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। तीसरी तस्वीर फरीदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर यहां पर भी बड़े धूमधाम से बीजेपी की स्थापना दिवस आज मनाया गया। करनाल की चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यहां पर भी बीजेपी का झंडा फहराया गया। और ये तमाम तस्वीरें जहां पर बड़े ही धूमधाम से आज बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया है। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस और ऐसे में जगह जगह पर बीजेपी का झंडा फहराया गया। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर किस तरीके से आज का दिन मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय में झंडारोहण किया और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। इसके साथ कहा कि 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंचना और बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंवरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीजेपी अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है हमारे लिए और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं हैं और उन सबके सहयोग से, देशवासियों के सभी के सहयोग से इन 44 साल में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के कार्य है, गांव के, गरीब के, किसान के, व्यापारी के, सबके लिए जिस प्रकार से काम चल रहा और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने तरक्की की, उसके लिए मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी देशवासियों को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी कंवरपाल जी, देखिए, क्योंकि 2 सीटों से 303 सीटों तक का सफर जाहिर सी बात है आसान नहीं रहा होगा। निश्चित तौर से जो हमारी लीडरशिप है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद सभी मुरली मनोहर जोशी जी और सभी लोगों ने जिस प्रकार से संघर्ष किया और फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से तरक्की की पार्टी ने और हमारे सभी अध्यक्ष और सभी लीडरों ने जिस प्रकार से काम किया और एक विश्वसनीयता पैदा की जनता के बीच में, और उस विश्वास के दम पे आज भारतीय जनता पार्टी
इतनी बड़ी पार्टी बनना संभव हुआ उसके लिए। बिल्कुल कंवरपाल जी, क्योंकि देखिए जहां पर नेताओं की कार्यकर्ताओं की मेहनत तो साफ देखी गई है, कहने की जनता का भी प्यार जो है भरपूर मिला है बीजेपी को। जी 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 जी, इसके लिए जनता के भारी है जी बहुत बहुत। कंवरपाल जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कोई संदेश, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है और ऐसे में कोई संदेश आप देना चाहते हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से भारत माता की जय बोलती है, और भारत माता की जय का मतलब है सभी की जय। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही थी कि जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, सबसे पहले हमें उसकी चिंता करनी है। और उस दिशा में ही आज चाहे आयुष्मान की बात है, चाहे बीपीएल कार्ड की बात है, चाहे दूसरी और बातें हैं, चाहे गैस देने की बात है, शौचालय बनाने की बात है, और भी कितनी योजनाएं जो हैं गरीब के लिए, वो सारी योजनाएं हमने शुरू की हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से ही कहूंगा कि हर कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो देश को महान बनाने के लिए अपना निश्चित तौर से टाइम लगाएगा, और पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सब कार्यकर्ता दिन रात जुटेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में फिर इससे भी ज्यादा बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, और देश को मजबूत बनाने के लिए और नंबर 1 बनाने के लिए हम काम करेंगे। जी कंवरपाल जी, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि चाहे वो कोई बड़ा नेता या फिर कोई छोटा कार्यकर्ता, बीजेपी में हर एक को एक समान देखा गया, और ऐसे में हर किसी ने वो मेहनत की है और जनता के दिलों में जगह बनाई है, और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी बीजेपी ऐसे ही काम करती रहेगी। इसके साथ ही जनता का आशीर्वाद भी बीजेपी को ऐसे ही भरपूर मिलता रहेगा। हाँ, निश्चित तौर से हम ऐसे ही काम करेंगे और ऐसी सेवा करेंगे, और निश्चित तौर से फिर हमें जनता का विश्वास और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी कंवरपाल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बीजेपी 44वां स्थापना दिवस मना रही है, और ऐसे में आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। देखिए, स्थापना दिवस हर पार्टी का होता है, मनाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी की जो 9 साल की सरकार थी, उसके अंदर जिस सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, जिस सरकार ने किसानों को रुलाया, जिस सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को रुलाया, जिस सरकार ने सरपंचों को रुलाया, जिस सरकार ने कोई वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई किसान हो या कोई भी मजदूर हो, सभी को कुचलने का काम इस सरकार ने 9 साल में किया। 3 बार हरियाणा के अंदर पुलिस की गोली चली, सीधी छाती और माथे में गोलियां मारी गई, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए। 9 साल जो है इस खट्टर सरकार ने लोगों के लिए उनके हित में कोई काम नहीं किया। ठीक है, अपना भाजपा दिवस मनाए, जो मर्जी मनाए, स्थापना दिवस करे, चाहे कोई भी दिवस मनाए, लेकिन जनता के लिए कौन सा दिवस मनाया, जनता के लिए कौन सा काम किया? जनता को तो लुटने के लिए छोड़ दिया और जनता के ऊपर लाठियां भाजी, जनता के ऊपर जो कहर ढाना था वो कहर ढाया 9 साल में। तो अब चाहे जो मर्जी कहें, स्थापना दिवस करें या कुछ भी करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता को तो आपने जो पार्टी जीत करके आती है उससे एक आशा होती है कि ये हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन ये अपनी उस आशा के ऊपर खड़े नहीं उतरे, तो स्थापना दिवस मनाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। जी केवल जी, क्योंकि देखिए आप बता रहे कि बीजेपी ने हरियाणा में कोई काम नहीं किया है, लेकिन अगर केंद्र की बात कर ले, करीब 2 सीटों से 303 सीटों का सफर आसान नहीं था, और ऐसे में हरियाणा की अगर आप बात करें, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, और ऐसे में अगर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया तो जनता का समर्थन क्यों मिल रहा है बीजेपी को? देखिए, जब सत्ता में आने 2014 से पहले मोदी जी ने देश से बड़े बड़े वायदे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, हर आदमी को 15 लाख रुपए उसके खाते में मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, मतलब कितने बड़े बड़े लुभावने वायदे जो किए थे, ना तो आज 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिले, ना तो उनको 15 लाख खाते में आए, ना लोगों के अच्छे दिन आए, ना किसान के आए, बल्कि किसानों की जमीन खोसने के लिए उनके ऊपर 3 काले कानून थोपे गए, और उन कानूनों को एक तरह से अमली जामा पहचाने के लिए बड़े बड़े
पूंजीपतियों, बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों को फायदा देने के लिए ये सरकार आई थी। कह कुछ रही थी, कर कुछ रही थी। अब जनता जो है उनको चाहे बड़े बड़े मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े घरानों के माध्यम से, बड़े बड़े सारे लोगों के माध्यम से उन तक, आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचने दे रही कि हमने 100 लाख करोड़ रुपया जो है 9 साल में लोन ले लिया देश के ऊपर। और जो खट्टर सरकार है, इन्होंने करीबन 4 लाख करोड़ रुपया जो लोन हो चुका हरियाणा सरकार की स्टेज पर। अब इनके आंकड़े भी छुपाने लग गए, इससे भी झुठलाने लग गए, अब सारी चीज को बहकाने लग गए, जनता को समझ नहीं आने दे रहे। बहुत बड़ा जनता के साथ धोखा हो रहा है। अब जो है सब जनता को भी समझने आ गई कि किस तरीके से इन्होंने भरमाया, किस तरीके से इन्होंने झूठ बोला। चुनाव में बहुत कम समय बाकी और ऐसे में चुनाव के नतीजों के बाद ही ये समझ में आ पाएगा कि जनता का समर्थन किसे मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंग्लैंड की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने काउंसिल के चुनाव में भारतीय मूल के युवा नेता रोहित अहलावत को अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने रोहित को लंदन के साथ लगते लोअर अर्ली शहर के हॉकटाउन वार्ड से काउंसलर का टिकट दिया है। इस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले रोहित भारतीय मूल के पहले नेता हैं। अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के धांधलान गांव में जन्मे रोहित अहलावत करीब 14 साल पहले पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद पहले यहां पर उन्होंने नौकरी शुरू की और अब अपना बिजनेस कर रहे हैं। रोहित करीब 4 साल से कंजर्वेटिव पार्टी में सक्रिय है। कंजर्वेटिव पार्टी ने साउथ ईस्ट इंग्लैंड के जिस वार्ड से रोहित को चुनाव मैदान में उतारा है वो कभी पार्टी का गढ़ होता था। हालांकि अब इस वार्ड में लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी का कब्जा है। रोहित ने सभी भारतवासियों से अपने लिए दुआ मांगी है। आपके आशीर्वाद से कि मुझे यहाँ इंग्लैंड में बुकिंगम बोरो काउंसिल में पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिला और ये मौका मुझे कंजर्वेटिव पार्टी ने दिया। कंजर्वेटिव पार्टी ने मुझे हॉकटाउन वार्ड से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया और मेरा नामांकन सफलतापूर्वक जमा हो चुका है और अब हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। तो मैं सभी मेरे भारतवासियों से, हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ कि मेरी जीत की दुआ करें ताकि मैं अपने हरियाणा का, देश का नाम या इंग्लैंड में भी रोशन कर सकता हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित झज्जर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ पूरी जानकारी? काउंसिल इलेक्शन के लिए झज्जर के लाल को चुना गया है, ऐसे में क्या जानकारी है पूरा? देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा का छोरा जो इंग्लैंड में काउंसलर का चुनाव लड़ेगा और सत्ताधारी कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसने रोहित को काउंसलर की टिकट दी है। झज्जर जिले के गांव धांधलान का ही रहने वाला रोहित अहलावत है। लंदन के साथ लगते साउथ ईस्ट इंग्लैंड के और लोअर अर्ली शहर में जो है चुनाव लड़ने की तैयारी है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि इंग्लैंड की जो सत्ताधारी कंजर्वेटिव जो पार्टी है काउंसिलिंग के चुनाव में भारतीय मूल के युवा नेता रोहित अहलावत का बड़ा दांव खेला है और पार्टी ने रोहित को लंदन के साथ लगते लोअर अर्ली शहर के हॉकटाउन वार्ड से काउंसलर का टिकट दिया है। इस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले रोहित भारतीय मूल के पहले नेता है। अभी इंग्लैंड के भारतीय प्रधानमंत्री मूल के ऋषि सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है। हरियाणा के झज्जर जिले के धांधलान गांव के जन्मे रोहित अहलावत करीब 14 साल पहले पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है वहां पर नौकरी शुरू कर दी। अब वह अपना बिजनेस कर रहे हैं। फिलहाल रोहित करीब 4 साल से कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसमें सक्रिय है और उन पार्टी ने जो है काउंसलर का टिकट दिया है। फिलहाल चुनाव की पूरी तैयारियां उनकी तरफ से की गई है। बिल्कुल सुमित, अगर इस चुनाव को, काउंसिल के इस चुनाव को समझने की कोशिश करें तो इस चुनाव में कौन कौन जो है वो मतदान कर सकता है और इसके साथ ही चुनाव कब होगा? देखिए, जो चुनाव है जो इस संस्था के जो है बैनर तले लंदन में हर साल हरियाणा दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा होली, दीपावली, क्रिसमस के त्योहार भी मिलजुल कर मनाए जाते हैं। कोरोना काल में जो रोहित ने इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी, जिसका क्लब में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। जिस वार्ड से रोहित को मैदान में उतारा है उस वार्ड में क्रिश्चियन के बाद हिंदू सबसे ज्यादा है। रोहित के हॉकटाउन वार्ड की आबादी लगभग 10,000 है। इनमें लगभग 6,500 गोरे
2164 एशियन मूल के और 312 अवशेष और 113 अरब मूल से हैं और जो 500 है वो अन्य जाति समूह के लोग रहते हैं। धर्म के हिसाब से इस वार्ड में करीब 3,367 क्रिश्चियन है और 958 हिंदू, 645 मुस्लिम और 261 सिख है, 78 बुद्धिस्ट, 23 यहूदी और 43 अन्य धर्मों के लोग हैं, जबकि 3,327 लोगों में कोई धर्म नहीं है। फिलहाल जो है रोहित जो है काउंसलर की टिकट दी गई है और चुनाव की तैयारी भी पूरी तरह से रोहित द्वारा की गई है और यह लड़ने में सक्षम भी है। ठीक है सुमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जिससे युवा एंटरप्रेन्योर बन सके और दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे सके। इसके लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है, जो युवाओं को कई रियायतें और सुविधाएं देंगी। आज हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो इंडिया को ग्लोबल मार्केट के अंदर सबसे अगर बड़ी कोई पहचान बनाती है तो पानीपत से जाती है। आज साइंटिफिक इक्विपमेंट से मैं भी 4 साल पहले तक नहीं जानता था, शायद भैया जी ने तो अपने इनिशियल ईयर्स में देखा हो कि साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जो आपके बेसिकली सारे रिमोट सेंसिंग और इस तरह के इक्विपमेंट्स टैंक्स में और में यूज होते हैं, अगर वो सबसे पहले कहीं बनने शुरू हुए तो हमारे चंडीगढ़ के पास अंबाला में बनने शुरू हुए। और उसको भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस इंडस्ट्री को वो मार्केट दी जाए कि वो केवल मात्र इंडियन टैंक्स तक अपने आप को सीमित ना रखे बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जाए। कैसे ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो आने वाला भविष्य है, चाहे वो डिलीवरी हो, मेडिकेशन हो, और अभी पीछे हैदराबाद में जो एरो डिफेंस एक्सपो हुआ वहां एक कंपनी ने ड्रोन बनाया जो 40 किलो तक वजन को लिफ्ट कर सकता है। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अब कई पहल हरियाणा में किया जा रहा है। युवाओं को कई रियायतें दी जा रही है। डिप्टी सीएम ने सरकार की भी तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में हरियाणा में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं इसका फायदा युवा पीढ़ी को और लोगों को रोजगार मिलने में जरूर मदद करेगी, जहां पर स्टार्टअप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कई रियायतें और सुविधा भी दी जाएंगी। युवाओं को कई रियायतें मिलेंगी। डिप्टी सीएम ने सरकार की भी तारीफ की है। जिस तरीके से प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे डिप्टी सीएम ने कहा है कि इससे इसका फायदा जो है कई लोगों को मिलेगा। रियायतें, सुविधाएं जो है युवाओं को मिलेंगी स्टार्टअप से और रोजगार भी कई लोगों को दिया जाएगा। तो डिप्टी सीएम ने सरकार की तारीफ की है। आपको बताते हैं कि डिप्टी सीएम ने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है सरकार और हर संभव कोशिश और पहल सरकार की तरफ से किया जा रहा है। युवाओं को कई रियायतें भी दी जा रही है। डिप्टी सीएम ने सरकार की तारीफ भी की है और जिस तरीके से प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, डिप्टी सीएम का कहना है कि युवाओं को इससे सुविधाएं और रियायतें मिलेंगी, साथ ही प्रदेश में रोजगार का दर भी बढ़ेगा। तो कई रियायतें इस पहल से युवाओं को दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने इस दौरान सरकार की भी जमकर तारीफ की और स्टार्टअप को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर सरकार की डिप्टी सीएम ने जमकर तारीफ की।
वही दीप कमल जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में इसका फायदा जो है प्रदेशवासियों को, खास करके युवाओं को मिलेगा। देखिए, राज्य सरकार की लगातार कोशिश है कि स्टार्टअप जो है वो हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा खुले और कई तरीके की उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ए, बी, सी, डी कैटेगरी बनाकर, जो ए और बी कैटेगरी हैं जो कि दिल्ली एनसीआर और जीटी रोड के आसपास हैं, उनको छोड़कर सी और डी जो इलाके हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं, उनमें जो भी स्टार्टअप या नई कंपनियां जाती हैं उनको विशेष रियायतें दी जाती हैं। और एक बड़ी ऐतिहासिक जो एक हरियाणा सरकार की एक पहल है कि जो भी कर्मचारी इन स्टार्टअप में होंगे उनकी लिए पहले था महीने में 3,000 रुपए सैलरी, यानी साल के 36,000 रुपए सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 48,000 रुपए साल का, यानी 4,000 रुपए महीना उनकी जो सैलरी का हिस्सा है वो राज्य सरकार देगी और वो 10 साल तक के लिए देगी। तो ये एक बड़े प्रोत्साहन की बात है नए स्टार्टअप के लिए। और ये भी कहीं ना कहीं संतोष का विषय है कि जो देश के 10 बड़े स्टार्टअप रहे हैं हाल ही में, उनमें से 6 हरियाणा से रहे हैं। तो हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशनल पॉलिसी के तहत जो विशेष पॉलिसी राज्य सरकार ने बनाई है, उसके तहत कई तरीके के इंसेंटिव स्टार्टअप्स के लिए और नए उद्योगों के लिए दिए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब ने कल भी विस्तार से बताया कि स्टार्टअप जो है वो हरियाणा में आए और उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही जगह पर उनको सारी मंजूरी, सारे लाइसेंस दिए जाने का प्रावधान है। और लगातार जो प्रोत्साहन है, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे अलग अलग और तरीके से हो, टैक्स में छूट के तौर पर हो, बिजली, सस्ती बिजली देने के मामले में हो, वो राज्य सरकार की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं। बिल्कुल दीप कमल जी, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है रोजगार का अवसर तो बढ़ेगा ही। और किन किन तरीकों से इसका लाभ जो है वो युवाओं को मिलेगा? देखिए, जो स्थानीय उद्योग रहते हैं उनके लिए भी प्राथमिकता ये होती है कि वो जो स्थानीय युवा हैं उनको लें, क्योंकि उसी इलाके में उस तरह की स्किल डेवलप हो जाती है। जिस तरीके के उद्योग जहां पर भी बनते हैं, कहीं पर अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उद्योग हैं तो वहां पर वैसे कोर्सेज चल पड़ते हैं। आईटीआई और जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं वो वैसे कोर्स करवाते हैं। हरियाणा में भी जो शैक्षणिक संस्थान है तकनीकी शिक्षा के, उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है उनको यहीं पर टैलेंट मिल जाए। और जो हरियाणा सरकार का स्थानीय लोकल एम्प्लॉयमेंट का जो कानून है 75% का, वो भी सरकार की कोशिश है कि वो भी कानूनी जो उसमें दिक्कतें हैं अभी उनसे दूर होकर वो भी लागू हो जाए। तो सारा फायदा इसका ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को मिलेगा। ठीक है दीप कमल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं यमुनानगर के चूहड़पुर कला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर एक गुट ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। जिसके बाद प्राइवेट अस्पताल में परिवार के लोगों ने हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। फिलहाल परिवार वारदात में 6 आरोपियों की बात कर रही है। वहीं पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 3 की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले पर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। शाम को चूरपुर गांव में झगड़ा हुआ था 2 लड़कों के बीच। एक लड़के को तलवारों से काटा है, जो हमारे पास रोड नेट का रुका आया था बाबा हॉस्पिटल से। इसमें 6 आदमियों के नाम, 3 के बाई नेम और 3 के अननोन के नाम बताए हैं। मेरे पास विशाल भाई का फोन आया था जी, उसमें कहा कि कार में तेल खत्म हो गया, तेल लिया जाके। मैं गया पैसे ले घर से और तेल लाया। बस मैं कार में तेल डाल ही रहा था, इतने में 2 बाइक कम है जी, एक अगली साइड पे जी और एक पिछली साइड पे। अगली साइड वालों ने तो इशार मेरे को हमला कराया जी। तो विशाल भाई कार में बैठा था, वो उतर के जो आया ना जी, तो एकदम इसके ऊपर तलवारों तो वार कराया जी, जोन से दूसरी बाइक वाले थे जी। 3 लड़के 6 लड़के थे जी। पहचानते हो आप? 3 की तो पक्की है जी, 3 का तो नाम सारा है जी, ये तो गाँव के ही है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में से इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने हमारे साथ।